हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएस स्टडी सेंटर। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BPSE 141, जिसका सब्जेक्ट नेम है गांधी और समसामयिक विश्व। यहाँ पे हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। यहाँ पे आपको बता दें, दो सेटों में 8+8 16 क्वेश्चंस विद आंसर आपको दिया जाएगा और ये सभी क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना जरूर आ जाएगा कि आप अपने एग्जाम में इजीली अगर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं तो बिना किसी टेंशन के लिख पाएंगे और आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ हम आपको दो सेट प्रोवाइड करवाएंगे। पहला सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं इस सब्जेक्ट कोड को, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है ये भी कमेंट करके बताएं। कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जरूर अपना फीडबैक सजेशन जरूर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहें। तो इस प्रकार से हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है, महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनकी बाद की सक्रियता को कैसे रूप दिया। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन आपसे आखिर पूछ क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन को सरल करता हूं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन था उसने उनके आगे के जीवन को किस प्रकार से मार्गदर्शन दिया, अनुभव से कैसे उन्होंने लाभ उठाया और क्या क्या उन्होंने योगदान दिया। ठीक है, इसको मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। तो अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका जो जीवन था ये शुरू से ही आदर्शों और संघर्षों का बीज रोपण था। ठीक है, यानी आदर्श और संघर्ष दोनों ही उनके जीवन में देखने को मिलेगा और ये आदर्श और संघर्ष जो थे ये उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें काफी ज्यादा यूजफुल रहा और उनको एक महान नेता के रूप में इन आदर्शों, विचारों और संघर्षों ने उनको भारत में उभारा और ना केवल भारत में बल्कि विश्व में भी उनको इसमें एक बड़ी पहचान मिली। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनके प्रारंभिक जीवन में जो भी घटनाएं घटी या जो अनुभव था वो कहीं ना कहीं संबंधित था सत्य से, अहिंसा से, आत्मनिर्भरता से। और ये महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐसे थे जिन्होंने आगे चलकर उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता बनाया, एक बड़ा नेता बनाया और उन्होंने भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व शांति और न्याय की दिशा में भी एक अपना ठोस योगदान दिया। तो इसी पॉइंट्स को आप जो है पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग या पॉइंट आ सकता है हमारा कि परिवार और धार्मिक शिक्षा। तो उनके अगर हम पारिवारिक लालन पोषण की बात करें या परिवार की बात करें तो उनके जो पिता थे कस्तूरबा गांधी जी, तो वो एक ईमानदार और सरल व्यक्ति थे और उनका जीवन सत्य और अहिंसा और आत्मनियंत्रण से भरा हुआ था। तो यहाँ से गांधी जी को कई आदर्शपूर्वक मूल्य मिले जो कि उनको अपने पिता से। वो क्या था? सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और सरल जीवन, सीधा जीवन, उच्च विचार। आपने ये गांधी जी के विचार सुने होंगे। तो ये सारा विचार उनको अपने पिता जो है कस्तूरबा गांधी जी से मिले। इसके अलावा हम उनकी धार्मिक शिक्षा की बात करें तो उनकी जो माता रही तो उनकी माता का नाम था पुतलीबाई और वो एक भक्तिपंथी महिला थी। तो इस भक्तिपंथी महिला ने अपने पुत्र यानी गांधी जी में उपासना का, ठीक है, शाकाहार का और ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाया, जिसने आगे जाकर कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में गांधी जी का मुख्य जो है हथियार रही। उन्होंने, गांधी जी ने अपने आंदोलनों में उपासना का प्रयोग किया, सत्य का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया। तो ये सारी शिक्षाएं उनको अपने परिवार से ही मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए उनकी शिक्षा के बारे में। तो हालांकि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पोरबंदर और राजकोट में हुई थी, लेकिन उनको हायर एजुकेशन के लिए जो लॉ की स्टडी थी उसके लिए वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाके उन्होंने देखा कि पश्चिमी दुनिया और भारतीय दुनिया में या समाज में कितना अधिक अंतर है और उन्होंने वहां जाकर भारतीय संस्कृति को महत्व को समझा कि हमारी
हमारी संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी महत्वपूर्ण और कितनी योग्य है, जो कि पश्चिमी संस्कृति से भिन्न है। वहीं पे उन्होंने स्वदेशी का पहचान किया, स्वदेशी की इंपॉर्टेंस को समझा और वहाँ पे उन्होंने स्वदेशी वस्त्र जो है पहनना शुरू किया और भारतीयों को सम्मान देना शुरू किया और भारतीयों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। तो यहाँ पे जो उन्होंने स्वदेशी के बारे में अध्ययन किया, ये उनके आगे जाकर स्वदेशी आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा उनके जीवन का नेक्स्ट स्टेप आता है दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। तो दक्षिण अफ्रीका में वो एक वकील के रूप में गए थे 1893 में, और वहां पे हो क्या रहा था कि जो भारतीय लोग थे उनके खिलाफ वहां पे रंगभेद किया जा रहा था। और जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे गांधी जी, तो वहां ट्रेन में जाते समय भी उनको रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। गांधी जी को जो है द्वितीय श्रेणी में बैठने के लिए कहा गया, जो कि उनके साथ रंगभेद नीति को दर्शाता है। तो यहीं से उन्होंने इस रंगभेदी कानून को या इसके जो रंगभेदी चीज़ें हैं उसका विरोध करना उन्होंने शुरू किया। और जब ये दक्षिण अफ्रीका में गए तो उन्होंने सत्याग्रह के द्वारा वहाँ के भारतीयों पे हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और वहाँ की सरकार से उसमें कई महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन कराए, ताकि भारतीयों को उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में भारतीय राजनीति में प्रवेश। जब वापस 1915 में गांधी जी भारत लौटे तो उनका पूरा दृष्टिकोण अब बदल चुका था और उन्होंने भारतीय समाज की जो समस्याएं थी, जिसमें हम देखते हैं अस्पृश्यता, जातिवाद, महिलाओं के अधिकार, किसानों की जो स्थिति और दुर्दशा थी और भारतीय समाज में जो व्यापक कुरीतियां फैली हुई थी, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। और गांधी जी ने ही दलितों को उस समय हरिजन कह के संबोधित किया और उनको हरिजन कहा और उनके अधिकारों की रक्षा की वकालत की। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा, ब्रिटिश जो वस्त्र थे उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाया। तो ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं गांधी जी के आगे के जीवन में उनका पूरा एक रोल मॉडल बनी या रोड मैप बना, ये आप कह सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारे सब्सक्राइबर्स को केवल। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसके फर्स्ट पार्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। जो पार्ट इसका सेकंड है या सेट सेकंड है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसे हमने पेड रखा है और वो प्राइस इतना कम है कि किसी भी स्टूडेंट्स को परचेज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। पेड केवल और केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पीडीएफ को रेडी करने में एक टीम वर्क लगता है, एफर्ट लगता है, तो वो लागत निकालने के लिए बहुत माइनर सा पेमेंट रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 को परचेज करना चाहते हो, सेट 2 को परचेज करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 आपसे पूछता है स्वराज के सार और उसके व्यवहारिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। तो स्वराज का सार क्या है, ठीक है, वो बताना है, और उसकी व्यवहारिक इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है। तो स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। तो गांधी जी का जो विचार था स्वराज के बारे में, तो इसका केवल इतना अर्थ नहीं था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए ब्रिटेन सरकार से, बल्कि इसका जीवन के सभी पहलुओं पे था। वो ना केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता चाहते थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सुधार का भी हिस्सा था स्वराज, ठीक है। तो गांधी का जो स्वराज था वो बहुत व्यापक था। इसमें आत्मनिर्भरता शामिल थी, नैतिकता शामिल थी, समाज सुधार शामिल था, ये सारी चीजें स्वराज का हिस्सा थी। अगर हम स्वराज के सार की बात करें तो गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब केवल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति नहीं था, बल्कि यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की अवधारणा था। यानी कि समाज के सभी व्यक्ति आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हो, वो आत्मनिर्भर हो, ऐसा था उनका स्वराज, ठीक है। इसके अगले हेडिंग को देखें तो गांधी के स्वराज का सार था आध्यात्मिक और नैतिक स्वतंत्रता। हमें केवल ब्रिटेन की राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बल्कि हमें आध्यात्मिक और नैतिक स्वतंत्रता भी चाहिए। गांधी के अनुसार स्वराज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहला था कि एक व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हो, और यह स्वतंत्रता बाहरी शासन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। तो गांधी के स्वराज में सत्य का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा स्वदेशी वस्त्र और ग्राम स्वराज भी
जो है स्वराज का हिस्सा थे। इसमें कहा गया गांधी के द्वारा कि हमें जो है अपने स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करना है, और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करते हुए ग्राम स्वराज की बात की, जो गांव में छोटे मोटे उद्योग धंधे स्थापित किए जाए, खादी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। इसके अलावा स्वराज में समाज सुधार की बात आती है, जो भी हमारे समाज में अस्पृश्यता, जातिवाद, महिलाओं के अधिकार से संबंधित जितने भी समस्याएं थी, उनके लिए सामाजिक सुधार का एक एक जो है एक इंपॉर्टेंट रोल था स्वराज का। अगर हम स्वराज के व्यवहारिक निहितार्थ की अब हम बात करें, जो इसका अगला हेडिंग था, तो ये भी कोई अलग नहीं है, उसी का एक सब पार्ट है। तो इसमें देखते हैं कि व्यवहारिक निहितार्थ में उसका ग्राम स्वराज और ग्रामीण विकास पे इंपॉर्टेंस दिया गया स्वराज में। तो गांधी जी अपने स्वराज में कहते हैं कि हमें गांवों को जो है वहाँ पे गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, ग्राम पंचायतों का गठन करना है, और छोटे छोटे उद्योग धंधों को गांवों में इस्टेब्लिश करना है। इसके अलावा खादी और स्वदेशी आंदोलन पर इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की जगह खादी को बढ़ावा दिया, और खादी के बने वस्त्र और बाहरी उद्योगीकरण को नकारते हुए भारत में ही उद्योग धंधों की स्थापना की बात की। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो गांधी जी अपने स्वराज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन चाहते थे। उनका लक्ष्य था कि अस्पृश्यता को मिटाया जा सके, महिलाओं के खिलाफ शोषण को, जातिवाद को, ये सब हटाया जा सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रोल था उनका अहिंसा और सत्य, यानी जितने भी आंदोलन किए जाए उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा का उपयोग ना हो, शांतिपूर्ण संघर्ष चले और सत्य के लिए चले। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन थर्ड आता है आपका आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध गांधी जी के तर्कों का मूल्यांकन कीजिए। तो गांधी जी जो थे, देखिए उन्होंने आधुनिक सभ्यता, जिसे आप पश्चिमी उद्योगीकरण भी कह सकते हैं, तो उसके खिलाफ इन्होंने बहुत घोर आलोचना की। उनका मानना था कि जो आधुनिक सभ्यता है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उद्योगीकरण के माध्यम से उभरी, और इस विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योगीकरण के कारण होता क्या है कि आदमी की यानी इंसान की मानवता नष्ट होती जा रही है, उसकी नैतिकता नष्ट होती जा रही है, और वो आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है। गांधी ने जो आधुनिक सभ्यता थी उसके भौतिकवाद को बहुत कड़ा विरोध किया, और कहा कि जो आधुनिक सभ्यता है ये केवल भोग और विलासिता में लिप्त है, इसने व्यक्ति के आत्मिक विश्वास पे जोर नहीं दिया। तो इसी को आप हेडिंग बना सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता का भौतिकवादी दृष्टिकोण। तो गांधी का तर्क था कि जो आधुनिक सभ्यता है वो केवल और केवल भौतिक सुखों में लिप्त है, जबकि वास्तविक सुख या शांति या समृद्धि क्या है कि जब मनुष्य आत्मिक और नैतिक रूप से उन्नति कर रहा हो, तब ये अच्छी उन्नति और विकास माना जाएगा। गांधी जी ने जो है आधुनिक सभ्यता को अहंकार और भोगवाद का सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। सेकंड आप लिख सकते हैं उद्योगीकरण और शोषण। जो आधुनिक सभ्यता थी उसने उद्योगीकरण के रास्ते श्रमिकों का इतने बड़े पैमाने पर शोषण किया कि उनके पास संसाधनों का अभाव हो गया। कारखाने और जो उद्योगपति थे उनका केंद्रीकृत होता गया, यानी कुछ एक वर्ग के लोगों के पास ही ये सारे साधन आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की, और इसके खिलाफ औद्योगिक शोषण और औद्योगिकरण के खिलाफ उन्होंने इसमें कड़ी आलोचना की। उसके अलावा आधुनिक सभ्यता का एक सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। गांधी जी ने आलोचना करते हुए कहा कि इस आधुनिक सभ्यता के कारण पर्यावरण में प्राकृतिक असंतुलन फैल रहा है, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और आर्थिक दोहन बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा इस आधुनिक सभ्यता का एक और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव रोल था, वो था सामाजिक असमानताएं और अहंकार। जो भी व्यक्ति जो ज़्यादा धनवान थे उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया, और गांधी जी ने किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया, चाहे वो जाति के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो या वर्ग के आधार पे। और जो धनी व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा अहंकारी होते जा रहे थे। तो ये कुछ कारण थे। इसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी था। उनका मानना था कि जो भी औद्योगिक चीज़ों में लिप्त है उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत सीमित होता जा रहा है और बेजान होता जा रहा है। तो उन्होंने व्यक्ति का भौतिक प्रगति ही नहीं बल्कि उसके आध्यात्मिक और मानसिक प्रगति पे भी जोर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपका शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। पहला शॉर्ट नोट्स है आपका ट्रस्टीशिप और दूसरा भूदान आंदोलन। तो देखिए ट्रस्टीशिप क्या था, तो गांधी के द्वारा ये एक विचार प्रस्तुत किया गया और इसे राज्य विनियमित ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता था। और इस सिद्धांत का क्या अर्थ था, गांधी ने कहा कि जो भी
समाज के पूंजीपति लोग हैं या बड़े लोग हैं, उनको अपने धन संपत्ति और संसाधनों का केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसी को गांधी ने ट्रस्टीशिप का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जो समाज में जो भी संसाधन उपलब्ध है, धन और पूंजी उपलब्ध है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का है। इसीलिए पूरे समाज का इस पे हक है और जो भी व्यक्ति धनी है उनको अपने संसाधनों का समाज के निचले और गरीब तबके के लोगों की सहायता के लिए करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उनके इस विचार का हमें जो है विरोध देखने को भी मिला। लोगों का मत था कि यदि ऐसा कर दिया जाए तो ये जो है व्यवहारिक नहीं होगा, ये विवादास्पद हो जाएगा और इससे समाज में आदर्श व्यवस्था नहीं ला पाएगी। लेकिन गांधी जी का तर्क था कि एक बार जब ये धारणा सभी व्यक्तियों में आ जाएगी कि उनके पास जो भी संसाधन या धन है वो सभी समाज के लोगों का है, तो धीरे धीरे समाज में सारी कुरीतियां और असमानता जो है समाप्त हो जाएगी। तो ये था ट्रस्टीशिप। दूसरा आपका इसमें सब नोट्स पूछा जा सकता है, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन क्या था? भू यानी कि भूमि यानी कि जमीन और दान यानी कि दान करना उसको। तो इस भूदान आंदोलन को जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे के नेतृत्व में 1991 में 1951 में शुरू किया गया था। विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के ही शिष्य थे और उन्होंने इस भूदान आंदोलन को शुरू किया। उन्होंने भूदान आंदोलन में दरअसल था क्या कि उन्होंने एक अपील की, और किससे अपील की गई? जो कि बड़े बड़े भूमि के मालिक थे, जमींदार थे, जो भूमि के बड़े बड़े जिनके पास बहुत बड़े क्षेत्र थे, तो उनसे ये अपील की गई कि जो भी समाज में भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, तो आप अपने जमीन के हिस्से को उनमें वितरित करें, उनको दान करें, उसको बांटे। तो कुछ क्षेत्रों में ये आंदोलन हमें सफल देखने को मिला। काफी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और काफी लोगों को जमीनें दी गई, लेकिन इसका कोई खासा जो है अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिला। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है ठप पड़ गया और इसमें लोगों की निरस्ता आने लगी और लोगों ने अपनी स्वयं की इच्छा से जो है भूदान आंदोलन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद जो है अन्य कई समाज सुधारकों और लोगों के द्वारा ये मांग की गई कि इसमें हमें एक ठोस कानून की आवश्यकता है ताकि भूमिहीन किसानों की सहायता की जा सके। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्वदेशी पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो गांधी जी ने स्वदेशी की बात की, जिसमें कि वो स्वदेशी वस्त्र, सामान और उत्पादनों के प्रयोग पर बात करते हैं और इस स्वदेशी को उन्होंने अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उनका स्वदेशी का अर्थ केवल राष्ट्रीय पहचान और आत्मनिर्भरता से नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम स्वदेशी की जब बात करें तो अपने आप को केवल भारतीय कह दें या आत्मनिर्भरता साबित कर दें, बल्कि उनका लक्ष्य था कि भारत की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिल सके। ठीक है, हम सभी वस्तुओं के लिए ब्रिटेन सरकार पे उपस्थित जो है निर्भर ना रहे, हम अपने देश में ही वस्तुओं का उत्पादन करें। जिससे होगा क्या कि एक तो हम मानसिक गुलामी से आज़ाद होंगे और दूसरा इसके ब्रिटेन की आर्थिक नींव भी कमज़ोर की जा सकती है। इसी को अगर पॉइंट में डिस्क्राइब करें तो गांधी का जो स्वदेशी का विचार था, इसमें देखते हैं कि स्वदेशी और राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व था इसका, स्वदेशी का। ठीक है, राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व किस प्रकार से कि इससे एक तो हमारे देश में ही सारी वस्तुओं का उत्पादन होगा, ब्रिटेन सरकार का हम इससे विरोध करेंगे और हमारे देश में जो उत्पादन अगर होगा तो स्वदेशी को इससे लाभ होगा और ये भारतीयों के लिए एक गौरव का एहसास दिलाएगा। और इसी में गांधी जी ने आगे खादी के जो वस्त्र थे, सूती कपड़ा था, उसको इंपॉर्टेंस दिया। इसके अलावा स्वदेशी और अहिंसा का भी गहरा संबंध था। भारत में जो भी गांधी जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाए गए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सभी स्वदेशी आंदोलन अहिंसात्मक तौर पे होना चाहिए। हमें किसी का भी हिंसा के रूप में विरोध नहीं करना है, अहिंसात्मक तरीके से विरोध करेंगे और हम केवल किसी का डायरेक्ट विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपनी चीज को जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये था गांधी का स्वदेशी और अहिंसा का संबंध। इसके अलावा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। स्वदेशी के बाद देखते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंस था किसी भी सामान के लिए, चीज़ के लिए ब्रिटेन सरकार पे, तो इसके बाद हमारी आत्मनिर्भरता हो गई। हम सभी आर्थिक क्षेत्रों में सशक्त बने और सांस्कृतिक परंपराओं को भी हमने अपनी रक्षा करना शुरू कर दिया और उसी के अकॉर्डिंग हमने वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू किया। स्वदेशी का व्यवहारिक प्रभाव भी पड़ा। जब 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की और उसके बाद 1919 में असहमति आंदोलन की शुरुआत की, तो उस समय स्वदेशी
स्वदेशी को बहुत बड़ा हथियार बनाया और इस स्वदेशी ने सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा, जो कि व्यवहारिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब क्वेश्चन 6 की बात करें तो ये आपसे पूछ सकता है ये आपसे पूछता है विकास और पर्यावरण पर गांधी के विचारों की चर्चा कीजिए। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने विकास और पर्यावरण के दृष्टिकोण को अत्यंत मौलिक और उनका समग्र दृष्टिकोण था। उन्होंने हमेशा ये कहा कि सच्चा विकास क्या है, वो है मनुष्य की भौतिक और मानसिक सुख, और इन दोनों में संतुलन बना रहना चाहिए। किसके बीच में? प्राकृतिक संसाधनों के बीच में। गांधी का जो है पर्यावरण दृष्टिकोण आज के समय में देखें तो कुछ ना कुछ आपको सतत विकास के सिद्धांत के रूप में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम सतत विकास में कहते हैं कि संसाधनों का इस तरीके से उचित प्रयोग किया जाए कि हमारी अभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर सके, और संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं किया जाए। गांधी जी जो थे उनके विचारों में हमें पर्यावरण और प्रकृति प्रेम और प्रकृति का सम्मान साफ रूप से देखने को मिलता है। गांधी का जो विकास का दृष्टिकोण था वो केवल भौतिक संपत्ति और औद्योगिक विस्तार से नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि सही विकास वो है जो मनुष्य की आत्मनिर्भरता, उसकी नैतिकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे। गांधी जी का आदर्श वाक्य था सादा जीवन और उच्च विचार, और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए उन्होंने अत्यधिक विकासवादी चीजों की आलोचना की। पर्यावरण का सम्मान और शोषण का विरोध किया। उन्होंने गांधी जी ने अपने विचारों में पर्यावरण को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया और वो पर्यावरण का सम्मान करते थे। उन्होंने वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के बारे में बात की। इसके अलावा औद्योगिकरण और पर्यावरण की बात करें तो गांधी ने औद्योगिकरण को भौतिक विकास को अपनी आलोचना का विषय बनाया। उनका मानना था कि पश्चिमी जो सभ्यता है इसने औद्योगिकरण ने न केवल लोगों के मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, बल्कि इससे पर्यावरण पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चाहे हम प्रदूषण के किसी भी क्षेत्र में बात करें, जल, वायु या मृदा, सभी क्षेत्रों में इस औद्योगिकरण ने प्रदूषण फैला दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग सतत विकास और गांधी जी। तो सतत विकास वाला पहले ही आपको क्लियर किया कि गांधी का जो पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण था आज के ठीक किसी ना किसी प्रकार से सतत विकास से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत का मूल्यांकन कीजिए। तो गांधी का जो सत्याग्रह था, नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था या आंदोलन था, तो क्या ये भारत में ही इंपॉर्टेंस रहा या भारत के बाहर भी, उसी को आपको बताना है। तो गांधी ने शुरुआत तो इसकी भारत से की, लेकिन इसका हमें कई अन्य जगह पे विश्व में भी देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझे तो गांधी जी ने जो इसकी शुरुआत की थी इसकी सत्याग्रह आंदोलन की, तो ये हमें 1909 में अफ्रीका में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो भारतीय अप्रवासी लोग थे उनके खिलाफ भेदभाव और अत्याचार बढ़ रहा था। तो उन्होंने सत्याग्रह और नर्म प्रतिरोध के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, और उन्होंने इतना अधिक प्रभाव डाला कि सत्याग्रह से ही माध्यम से उन्होंने कई राजनीतिक परिवर्तन किए और ब्रिटेन सरकार को मजबूर किया कि इसमें वो सुधार करने के लिए विवश हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि सत्याग्रह का प्रयोग अमेरिका में नागरिक आंदोलन के रूप में भी देखने को मिलता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने अमेरिका में नागरिक आंदोलनों के लिए गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का प्रयोग किया था, और गांधी के सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी के सत्याग्रह को सशक्त अहिंसा के रूप में उन्होंने अपनाया, और अमेरिका जो थे वहाँ पे जो अफ्रीकी अमेरिकी थे उनके खिलाफ जो वहाँ भेदभाव और रंग भेद नीति चल रही थी, उस नस्लीय भेद को अपनाने के लिए उन्होंने इस गांधी के सत्याग्रह को प्रयोग किया। इसके अलावा हमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में देखें वहाँ पे तो नेल्सन मंडेला जो थी उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को नीतियों को पालन किया, और उपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो नस्ल भेदी जो संघर्ष चल रहा था उसमें उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को अपनाया। इसके अलावा हम अमेरिका और वियतनाम युद्ध के बीच भी इस सत्याग्रह का प्रयोग देखते हैं। वियतनाम के जो खिलाफ युद्ध चल रहा था अमेरिका और वियतनाम का, उसमें भी अमेरिका का काफ़ी हद तक विरोध किया गया, और इन विरोध प्रदर्शनों में गांधी के अहिंसा और सत्य का ही प्रयोग किया गया। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, अन्य नेताओं ने यह संदेश फैलाया कि हिंसा के बिना विरोध करना ही सबसे प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। पहला शॉर्ट नोट्स होगा सैबानो केस और दूसरा लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। तो सैबानो केस जो था ये 1985 में सबसे महत्वपूर्ण केस था।
जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक और विवादास्पद निर्णय दिया गया। ऐतिहासिक इसलिए और विवादास्पद इसलिए क्योंकि यह निर्णय जो है एक मुस्लिम याचिकाकर्ता के पक्ष में था। दरअसल ये पूरा मामला ये था कि एक मुस्लिम महिला जिसका नाम साहबानो था, उसने जो है उसको अपने पति से तलाक मिलने के बाद उसने कोर्ट में ये याचिका दायर की कि उसके भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसको अपने पति की तरफ से पैसे दिलाए जाए, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, उसको अपने पति की तरफ से जीवन यापन के लिए उसको मेंटेनेंस का अधिकार है। लेकिन ये फैसला विवादों में तब आ गया जब इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जाते हुए तत्कालीन जो है उस समय की केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ एक जो है कानून पारित करती है। और उस कानून में जो है केवल इतना मेंशन किया जाता है कि मुस्लिम किसी भी महिला को केवल 3 महीने तक का ही भरण पोषण का जो मेंटेनेंस मिलने का अधिकार होगा। उसके बाद पुरुष या उसका पति इस चीज़ के लिए जो है उसको पेमेंट करने के लिए राजी नहीं होगा। तो ये एक विवादास्पद फैसला था और ऐतिहासिक भी, तो इसको आप ये पूरा पढ़ लेंगे। दूसरा आता है इसमें टॉल्स्टॉय के बारे में। तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे ये रूस के एक महान लेखक, चिंतक और समाज सुधारक थे। इनका जो जीवन था ये संघर्षों से प्रेरित रहा और प्रारंभिक जीवन की इनकी बात करें तो इनका जो बेपरवाह व्यक्ति थे और ये अय्याश व्यक्ति थे। लेकिन जैसे जैसे जीवन के मध्य समय में पहुंचे तो इनका जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ता गया और उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है और उपन्यास लिखे। वो था वॉर एंड पीस और अन्ना कैरिना। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने जीवन का जो उद्देश्य बताया वो बताया कि व्यक्तियों को, ठीक है, इसमें मानवता इम्पोर्टेंट है, प्रेम इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने युद्ध की नीतियों का इन सब चीज़ों में विरोध किया। तो ये आप इसका आंसर कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहां आपका ये सेट 1 समाप्त होता है। सेट 2 जिस स्टूडेंट को भी परचेज करना हो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।